चैन से सोना है तो जाग जाइए, क्योंकि आज कोचिंग सेंटर्स के लिए गाइडलाइंस। भाई शोभिक, मुझसे नहीं होगा, मैं सीधा सीधा बता देता हूं, ठीक है। तो दोस्तों, कोचिंग सेंटर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस आई हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज करी है। वो आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में कि कैसे वो आपको अफेक्ट करती है और कैसे आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपने कोचिंग सेंटर पे। तो इस वीडियो में बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त सीए सुमित मेहता और ये है क्लास प्लस का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दो चीजें, ठीक है। हम बात करेंगे अभी कि इन गाइडलाइंस का एम क्या है, वो सब चीजें बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये गाइडलाइंस जो आई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, ये पूरी की पूरी गाइडलाइंस हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट, आप खुद उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। दूसरी बात, ये गाइडलाइंस जो है कोचिंग सेंटर पर एप्लीकेबल है। कोचिंग सेंटर यहाँ पे क्या, कोचिंग सेंटर का क्या मतलब है, जहां पे भी 50 से ज्यादा बच्चे हों वो। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इन गाइडलाइंस का क्या एम है। सबसे पहला एम है कि स्टैंडर्डाइजेशन, की हर कोचिंग सेंटर, जितने भी भारत में कोचिंग सेंटर है, सरकार चाहती है कि वहां पे एक मिनिमम स्टैंडर्ड फॉलो हो। अब वो स्टैंडर्ड दो एस्पेक्ट से रिलेटेड बात की गई है। एक, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जब भी एक कंपनी रजिस्टर होती है तो कोचिंग सेंटर रजिस्टर होता है तो उसको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है। दूसरा, बेसिक सर्विसेज, हर एक कोचिंग सेंटर में बच्चों के लिए कुछ सर्विसेज होती हैं, उन सर्विसेज वो अलग अलग हो सकती हैं, है ना, लेकिन एक मिनिमम स्टैंडर्ड ये इतना होना ही चाहिए, ये सरकार ने अब बता दिया है। दूसरी बात, टू इंश्योर द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। देखिए, अब बच्चा जो है कोचिंग सेंटर जाता है पढ़ने के लिए, ताकि वो अपने जो भी उसका एम है कि नंबर अच्छा है, ये सब, तो ये उसे मिले, उसने जिस चीज़ के लिए पैसे दिए हैं वो सब उसे मिले, इस बात का भी ध्यान रखा जाए कोचिंग सेंटर्स में। ये एक दूसरा एम है। और बात करी जाए तो बच्चों का को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी फोकस हो, जिससे कि बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो बच्चे पढ़ते हैं एजुकेशन, नॉर्मल इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इन सब सब्जेक्ट्स को सपोर्ट करने वाली जो एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि क्विज हो गए, डिबेट कॉम्पिटिशन्स हो गए, इन तरह की एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ बोला जाता है। अब चौथी बात करी जाए तो बच्चे जो हैं उनका साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो, करियर गाइडेंस उन्हें दी जाए कोचिंग सेंटर्स के अंदर, ये एक और एम है इन गाइडलाइंस का। इससे होगा क्या, बच्चों का मेंटल वेलबींग और तो और बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट ध्यान में रखा जाएगा। तो ये कुछ एम्स हैं जिनको ध्यान में रख के गाइडलाइंस आई हैं। अब क्या आई हैं, उनके बारे में हम डूज एंड डोंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डोंट्स डिस्कस करते हैं कि इनसे रिलेटेड क्या चीजें हैं जो कोचिंग सेंटर्स को नहीं करनी। अगर आपका कोचिंग सेंटर है तो ऑब्वियसली आप ट्यूटर्स हायर करोगे। आप जब भी ट्यूटर्स हायर करोगे तो वो ट्यूटर्स कम से कम ग्रेजुएट होने ही चाहिए। नॉन ग्रेजुएट टीचर्स को आप हायर नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा वो टीचर्स कन्विक्टेड नहीं होने चाहिए किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस के, ठीक है। दूसरी बात, आप अपनी कोचिंग सेंटर में झूठे वादे नहीं कर सकते हो। आप झूठे वादे करके बच्चों को नहीं ला सकते हो। आप ये नहीं कह सकते हो कि यार मैं आपको ना इतनी रैंक दिला दूंगा, इस कॉलेज में सीट दिला दूंगा, तो आप मुझ पे मेरे पास अगर आके पढ़ोगे, तो ऐसा नहीं कर सकते हो। तीसरी बात, आपके कोचिंग सेंटर में जो भी बच्चे आएंगे वो 16 साल से ऊपर होंगे। 16 साल से ऊपर होने के अलावा वो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास होने चाहिए। इसका क्या मतलब होता है, 10th पास होने चाहिए। 11th के बच्चे से आप कोचिंग सेंटर अपने बच्चे, अब 11th के बच्चों को आप अपने कोचिंग सेंटर में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। अब मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स नहीं दे सकते हो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो बच्चे आपके यहां से पढ़े हैं, सिर्फ उन्हीं का चेहरा आप अपने पोस्टर पे लगा सकते हो। अगर देखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि काफी जो AIR 1 होता है ना, ऑल इंडिया रैंक 1, वो हर एक कोचिंग सेंटर पे उसका पोस्टर छपा होता है और सारे कोचिंग सेंटर कहते हैं हमारे यहाँ से पढ़ा है, हमारे यहाँ से पढ़ा है, हमारे यहाँ से पढ़ा है। तो ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर असली में वो आपके कोचिंग सेंटर में पढ़ा है तो तभी उसकी फोटो आप अपने बोर्ड पे लगा सकते हो। जो आपके रिजल्ट्स है वही ट्रू रिजल्ट आप अपनी एडवर्टीजमेंट में यूज कर सकते हो। उसके अलावा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, जो भी बच्चों को धोखाधड़ी करके एडमिशन देना, बिल्कुल मना है। फाइनली, आपकी कोचिंग सेंटर तब तक रजिस्टर नहीं होगी जब तक उसके अंदर एक वेल एस्टैब्लिश्ड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सिस्टम ना हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चों की मेंटल वेलबींग डेवलपमेंट के लिए ये होना ही चाहिए। ऑल्सो इसके अलावा क्या है, आपके कोचिंग सेंटर में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, उनके लिए मिनिमम स्पेस होना ही चाहिए। मिनिमम स्पेस क्या है, 1 स्क्वायर मीटर पर स्टूडेंट। अगर आपके कोचिंग सेंटर में 60 बच्चे पढ़ते हैं तो 60 स्क्वायर मीटर, 60 इंटू 1 स्क्वायर मीटर पर स्टूडेंट, यानी कि 60
स्क्वायर मीटर पर स्टूडेंट का स्पेस होना ही चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन की बात हो ही रही है तो लेट्स लुक एट द गाइडलाइंस पर्टेनिंग टू कोचिंग्स रजिस्ट्रेशन। आपके कोचिंग सेंटर को रजिस्टर करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स का फॉलो करना बहुत जरूरी है। बेसिक रूल्स में से सबसे पहला ये है कि आपके कोचिंग सेंटर की अपनी खुद की वेबसाइट होनी ही चाहिए। तो और यहां पे आपकी मदद करने के लिए क्लास प्लस रेडी है। और आप कैसे इसे अवेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके अपनी खुद की वेबसाइट बनवा लो, या फिर आप एक फोन नंबर भी डायल कर सकते हो जो कि यहां पे लिखा आ रहा है। मैं रिपीट भी कर देता हूं, 9090404009 9090404009। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस वेबसाइट पर जिसे आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हो जब भी आप क्लास प्लस से बनवाओगे, इसमें आपको कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी ही है। वो बेसिक डिटेल्स क्या होंगी? आपके यहाँ पे जितने भी ट्यूटर्स काम करते हैं उनकी क्वालिफिकेशन, आपके यहाँ पे जो भी कोर्सेज हैं उनके बारे में डालिए, आप उन कोर्सेज की जो भी फीस लेते हैं उनकी रिफंड पॉलिसी, इजी एग्जिट पॉलिसी, उसके अलावा आपके कोचिंग सेंटर के अंदर हॉस्टल फैसिलिटीज अगर है तो उसके बारे में डालिए, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और आपके कोचिंग सेंटर से कितने बच्चे पढ़ के सक्सेसफुली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले चुके हैं, उनके बारे में भी आपको अपनी वेबसाइट पर मेंशन करना ही है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा जो कि आपको लोकल अथॉरिटीज से मिलेगा। और तो और आपको बहुत सारी अंडरटेकिंग्स देनी पड़ेंगी जिसमें आप यानी कि कोचिंग सेंटर ये लीगली मानोगे, बहुत सारी चीज़ें मानोगे, जिसमें से पहली चीज़ होगी कि आपका कोचिंग सेंटर रजिस्टर्ड है, ना कि रिकॉग्नाइज्ड या अप्रूव्ड। ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते, रजिस्टर्ड यूज़ करोगे और आपके जितने भी कम्युनिकेशन, जितने भी एडवर्टीजमेंट्स आपके कोचिंग सेंटर से इशू होंगी, सब पे यही मेंशन होगा। दूसरी बात, आपके कोचिंग सेंटर में जो भी बच्चे पढ़ने आएंगे वो सारे बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो आपकी क्लासेस स्कूल के दौरान नहीं हो सकती। मतलब कि सरकार ये कहती है कि आप बच्चों को स्कूल मिस करवा के अपने कोचिंग सेंटर में मत बुलाइए। तीसरी बात, आपकी जो वेबसाइट होगी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। दोबारा से बता रहा हूँ, कोचिंग सेंटर की जो वेबसाइट होगी उसके अंदर मेंशन होगा कि आपके कोचिंग सेंटर में ट्यूटर्स कौन कौन से हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, उनका कोई हीनियस क्राइम ये सब नहीं होना चाहिए पास्ट में, और अगर है तो इंस्टेंटली आप लोकल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर दीजिए। आपके कोचिंग सेंटर का क्या कैलेंडर है, जिसे टाइम टेबल हम कहते हैं, टाइम टेबल क्या है, आपकी फ़ीस क्या है, और जनरल गाइडलाइंस जो हम पहले आपको बता चुके हैं, बता दी ना, आप रिवाइज करके देख सकते हो, रिविजिट करके देख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा आपको जो मैंने स्पेस की बात बताई थी, स्पेस मतलब आपके कोचिंग सेंटर का जो एरिया है कितना बड़ा होना चाहिए। आपके कोचिंग सेंटर में अगर 60 बच्चे पढ़ते हैं तो 1 स्क्वायर मीटर पर स्टूडेंट के हिसाब से 60 स्क्वायर मीटर पर स्टूडेंट होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और गाइडलाइंस में जितने भी हमें रूल बताए गए हैं वो सब आप फॉलो करते हो, इसकी भी अंडरटेकिंग आपको देनी होगी। अब हम फीस की बात करें, फीस के रूल्स की बात करें, उससे पहले हम कुछ जनरल गाइडलाइंस डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला ये है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो देखिए, आपका जो कोचिंग सेंटर है उसके बहुत सारे सेंटर्स हो सकते हैं। सेंटर्स मतलब आपका जो कोचिंग सेंटर है, हो सकता है कि गुड़गांव में 4 हो, दिल्ली में 5 हो। तो हर एक कोचिंग सेंटर जहाँ पे भी है, जितने भी अलग अलग कोचिंग सेंटर है, हर एक कोचिंग सेंटर को एक सेपरेट कोचिंग सेंटर की तरह माना जाएगा और सबकी रजिस्ट्रेशन अलग अलग होगी। दूसरी बात, आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसके बाद जब वो एक्सपायर होने लगेगा ना, तो एक्सपायर होने से कम 2 महीने पहले आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है। और अगर आपका जब भी जैसे भी आप अप्लाई करते हो तो जो अथॉरिटी है, जिसके पास भी ये अथॉरिटी होगी कि वो उसे पास करे या फेल करे, यानी कि आपको रजिस्टर करे या अनरजिस्टर करे, वो आपको 3 महीने के अंदर अंदर बताएगी कि उसने आपको रजिस्टर किया है या नहीं किया, और अगर नहीं किया तो उसका वैलिड रीज़न देगी रिटर्न में। उसके अलावा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए बाध्य होगा, जो भी गवर्नमेंट बाध्य होगी, वो एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाएगी ताकि मिनिमल ह्यूमन इंटरफेरेंस हो आपकी कोचिंग सेंटर की रजिस्ट्रेशन में, ताकि प्रोसेस सीमलेस हो सके। तो अब हम बात करेंगे फी रूल्स के बारे में। तो फी रूल्स बड़े बेसिक से हैं, कॉमन से हैं। देखिए, आप ऑलरेडी शायद उन्हें फॉलो करते होंगे। सबसे पहली बात यह है कि आपकी जो ट्यूशन फीस है, आपकी जो कोचिंग सेंटर की ट्यूशन फी है, वो रीजनेबल होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। उसमें अगर किसी भी बच्चे ने आपको फीस भरी है तो उसको बदले में एक रसीद यानी कि फी रिसिप्ट मिलनी ही चाहिए। दूसरी बात, आपके कोचिंग सेंटर का जो प्रॉस्पेक्टस होगा, एक प्रॉस्पेक्टस होगा ही होगा, उसके अंदर मेंशन करोगे आप बेसिक डिटेल जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, जो आपको वेबसाइट पे मेंशन करनी है। वो ऐसी होंगी कि आपके कौन कौन से कोर्सेज आप देते हो आपके कोचिंग सेंटर में, उन कोर्सेज का क्या ड्यूरेशन है, उनकी अगर रिफंड पॉलिसी आपकी क्या है, आपके फीस स्ट्रक्चर क्या है, आपका टाइम टेबल क्या है, एग्जिट पॉलिसी क्या है, ये सब चीज़ें आपको अपने प्रॉस्पेक्टस के अंदर लिखनी है। अब तीसरी बात, आपका प्रॉस्पेक्टस, नोट्स, मटेरियल्स
आप स्टूडेंट से हर चीज़ के लिए अलग अलग पैसे नहीं ले सकते हो। आपने जो शुरू में फीस ले ली उसके अंदर वो इंक्लूडेड होगा, सेपरेट फीस आप नहीं ले सकते। चौथा पॉइंट, अगर आपके कोचिंग सेंटर में किसी बच्चे ने पूरी फीस भर दी है और वो पढ़ रहा है और इन द मिडल ऑफ द कोर्स उसको लगता है कि अब आपको उसको आपसे नहीं पढ़ना है, वो जाना चाहता है, तो आपको उसकी फीस वापस करनी पड़ेगी। पूरी नहीं वापस करनी पड़ेगी, प्रो राटा बेसिस पे वापस करनी पड़ेगी। प्रो राटा बेसिस का क्या मतलब होता है? प्रोपोर्शनल बेसिस पे। लेट्स से अगर आपका कोर्स जो है 60 डेज का है और वो 30 डेज पे कहता है कि यार मुझे अब नहीं पढ़ना है, तो 30 यानी कि लेफ्ट डेज कोर्सेज में जितने भी दिन बचे थे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज 60, क्योंकि आपने 60 डेज की फीस ली है, इनटू में फीस, यानी कि आपको आधी फीस इस केस में, क्योंकि 30 डिवाइडेड बाय 60 इनटू टोटल फीस, आधी फीस आपको बच्चे को वापस करनी पड़ेगी। अगर उसने हॉस्टल की भी फीस भरी थी जो अब वो छोड़ के जा रहा है, तो हॉस्टल की फीस भी आपको वापस करनी पड़ेगी प्रो राटा बेसिस पे। अब बात करते हैं, देखिए आपने शुरू में बच्चे को ना 5 पॉइंट है, अब आपने बच्चे को फीस बताई कि लेट्स से 1 लाख रुपए है और वो एनरोल कर लेता है, तो आप कोर्स के ड्यूरेशन के बीच में वो फीस को चेंज नहीं कर सकते हो। ये थे हमारे 5 फीस रूल्स। बाकी अगर आपको और भी रूल्स डिटेल्स में पढ़ने हैं तो अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप पीडीएफ जाके पढ़ सकते हो। देखिए अभी तक हमने बात करी कुछ बेसिक रूल्स के बारे में, फीस रूल्स के बारे में, अब हम कुछ एथिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे। अब देखिए जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो कुछ डेलिकेटनेस आपको मेंटेन करनी होती है ह्यूमन से डील करते टाइम, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं कोचिंग सेंटर में, तो हम तो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के साथ तो हमें एक्स्ट्रा डेलिकेट होने की ज़रूरत है ना, क्योंकि उस टाइम जो है बच्चों का माइंड डेवलप हो रहा होता है और काफ़ी केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी कोचिंग सेंटर में देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस, रेस, रिलीजन, कास्ट, कलर, किसी भी बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी भेदभाव ना हो। दूसरी बात, आपका कोचिंग सेंटर जो है दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए फ्रेंडली हो और तो और उन्हें सपोर्ट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा हो। अब मेरे कहने का क्या मतलब है, जैसे लेट्स से अगर आपके कोचिंग में सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियों के साथ साथ एक लिफ्ट होनी चाहिए या फिर रैंप भी होना ही चाहिए। और उसके अलावा जैसे अगर आपकी बुक्स होती है, जो बुक्स नॉर्मल बच्चों के लिए पढ़ने के लिए होती है, तो अगर आपके यहाँ पे ब्लाइंड स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उनके लिए ब्रेन लैंग्वेज में भी बुक्स होनी ही चाहिए। तीसरा, आपके कोचिंग सेंटर में देयर शुड बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वल्नरेबल माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, वुमेन। अब इसका कहने का क्या मतलब है, देखिए अब ये एकदम से तो होगा नहीं, धीरे धीरे ही होगा, लेकिन अब आप इसको ऐसे समझिए कि कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी, लेट्स से कोई भी आदिवासी है, कुछ भी अगर हम बात करें, तो किसी को भी आपके कोचिंग सेंटर में आने से कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए, उन्हें ये फील नहीं होना चाहिए कि उन्हें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन या फिर कुछ भी लेस ट्रीटमेंट, अनफेयर ट्रीटमेंट वहाँ पे मिलेगा। आप बिल्कुल सबको समान रूप से शिक्षा प्रदान कीजिए। अब चौथी बात यहाँ पे ये है, बैच शेल नॉट चेंज थ्रू आउट द ईयर। आपने जो शुरू में बैच बना दिए अपनी क्लासेस के, वो कभी कभी ऐसा होता था, पहले होता था, मेरे टाइम पे तो होता था कि इंटेलिजेंट बच्चों को एक सेक्शन में रखा जाता था, फिर उससे नीचे कम समझदार बच्चों को एक सेक्शन में रखा जाता था। ऐसा नहीं किया जा सकता। जो बच्चे एक बैच में डिसाइड हो गए शुरुआत में, वो साल भर पूरे करिकुलम में एक ही बैच में रहेंगे, बैच चेंज नहीं होगा। इन सब के अलावा देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि बच्चों के लिए आपको काउंसलिंग का जो है इंतज़ाम करना ही करना है, क्योंकि और अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चों के लिए एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। तो अभी स्क्रीन पे आपकी एक टेबल आएगा, तो देखिए इसमें यहाँ पे लिखा है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, जिस भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके अंदर किस लेवल ऑफ किस तरह का ट्रीटमेंट उनको दिया जाना चाहिए, या फिर किस तरह के लेवल ऑफ प्रोफेशनल्स वहाँ पे इंक्लूड किए जाने चाहिए, ये यहाँ पे लिखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और जो भी करेक्ट अप्रोच है वो आप इसमें फॉलो करिए। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो ऑन द रीसेंट गाइडलाइंस दैट हैज कम अप फॉर कोचिंग सेंटर्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये हम आपको इसके बारे में अवेयर करना चाहते थे। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि हर एक कोचिंग सेंटर का अपना खुद का वेबसाइट होना चाहिए। इसमें क्लास प्लस आपकी मदद कर सकता है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें क्लास प्लस आपको फ्री में वेबसाइट प्रोवाइड करके आपकी मदद कर सकता है। एक कस्टमाइज्ड फॉर्मेट देखिए जिसमें आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो जैसे भी चाहो, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हो, हमें रीच आउट कर सकते हो। लिंक के अलावा आप फोन नंबर डायल कर सकते हो, अगेन 9090 40 40 09, यहाँ पे भी लिखा आ रहा होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 9090 40 40 09। ठीक है, हाँ, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसे कोचिंग सेंटर्स और टीचर्स के लिए, क्रिएटर्स के लिए हम गाइडलाइंस लाते रहते हैं, आपके लिए हेल्पफुल टूल्स हम आपको बताते रहते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, बाकी सब फर्स्ट क्लास है।